हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण नेगी। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 11th से 12th का सिलेबस साइमल्टेनियसली चलेगा। आप लोग स्कूल में हो तो स्कूल के सिलेबस के साथ साथ ये जो कोर्सेज या क्लासेस चलेंगी साइमल्टेनियसली आप लोगों के टेस्ट सीरीज भी चलेंगे। मोर अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल से जुड़िएगा। फेसबुक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक्स का जो मीनिंग होता है मूवमेंट। ठीक है, और हम लोग रिएक्शंस की मूवमेंट देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो कोई भी रिएक्शन जो होती है रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट भी जाती है। ठीक है, तो वो कितने तेज, यानी उसका रेट क्या है या उसका स्पीड क्या है। मेनली जो केमिकल काइनेटिक्स है वो इसी में बेस्ड है। किसी भी रिएक्शन का रेट किस तरह से, किन किन चीजों से इफेक्ट होता है। ठीक है, और क्या क्या चीजें जो होती हैं इनको इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने में इफेक्ट रखती है। तो बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, हर चीज का अपना अपना एक इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो जैसे कि हमने बात की केमिकल काइनेटिक्स जो है किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ रिएक्शन से। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट of rate of reaction under the special condition of किसी कंडीशन, concentration, pressure एंड टेम्परेचर। इनकी मेन कंडीशन जो होती है वो लगती है किस पे, केमिकल काइनेटिक्स पे। ठीक है, वैसे तो रेट ऑफ रिएक्शन को और फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लेकिन मेनली हम लोग इस चैप्टर में जिनसे डील करने वाले हैं वो यही है, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, कि किस तरह से इनका इफेक्ट पड़ता है किसी भी रिएक्शन की रेट पे। तो सबसे पहले हम लोग रेट को एक्सप्लेन करते हैं। ये रेट होता क्या है, तो हम लोग इसको सिंपल सी लैंग्वेज में स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। स्पीड कहाँ सुना होगा आपने, ये गाड़ी इस स्पीड से चल रही है ना। तो ऑटोमोबाइल का स्पीड हम नापते कैसे हैं, अगर हमें कहा जाए तो सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस में, ठीक है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चली वो उसकी स्पीड हो गई। तो रेट भी वही होगी। रेट क्या हो जाएगा, कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में कितनी कंप्लीट हुई। ठीक है, कितने टाइम में कितनी कंप्लीट हुई वो क्या कहलाएगी, उसका रेट कहलाएगा। यानी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन, तो रिएक्शन होती कहां से स्टार्ट है, रिएक्टेंट से, और जाती की तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ, है ना। तो यानी कितना टाइम में ये पूरा प्रोसेस हुआ है वो उसकी स्पीड या रेट कहलाएगा। अगर हमें किसी भी रिएक्शन को इसी बेसिस पे नापना हो तो रिएक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी फिनिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। कुछ रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लगता है, यानी सालों लगते हैं, उनको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, और कुछ जो होंगे वो मॉडरेट कंडीशन में होंगी, मॉडरेट नॉर्मल टेम्परेचर पे एक सही टाइम में जाएंगी, उनको मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। यानी स्पीड के बेसिस पे, रेट के बेसिस पे हमने रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला जो आता है इसमें वेरी स्लो रिएक्शन, दूसरा जो आता है वो आता है वेरी फास्ट रिएक्शन, और जो तीसरा होता है वो होता है मॉडरेट रिएक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले हम इन तीनों रिएक्शन को देख लेंगे क्या होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक आज करने वाले हैं। ठीक है, पहले इन तीनों रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन।
तो जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन के अंदर आती है, यानी बहुत ही जल्दी होती है। और इनकी स्टडी करने के लिए जो हम लोग केमिस्ट्री यूज करते हैं उसको बोल देते हैं नाइट्रेट। फेम्टो केमिस्ट्री, ये फेम्टो नाम हम लोगों ने सुना होगा। ये एक तरह का टाइम को मेजर करने के लिए, जब क्या होता है बहुत फास्ट कोई भी टाइम निकलता है तो उसको नापने के लिए यूनिट यूज की जाती है, तो इसको फेम्टो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है वो इसी के अंदर आती है। इसका एक एग्जाम्पल है, जब हम लोग क्या कराते हैं सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, AgNO3 से, यानी सिल्वर नाइट्राइड से। ये भी क्या है, सॉल्ट, ठीक है, पर आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। Na जो होता है वो टूट के खा जाता है NO3 के साथ, क्या बन जाएगा, NaNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट। और जो बचता है, क्या बच रहा है, AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड का हमें क्या मिलता है, PPT मिलता है। और ये इतनी तेज रिएक्शन होती है, यानी कुछ माइक्रो सेकेंड में हो जाती है। इस तरह की रिएक्शन जो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही जल्दी हो जाती है, एक तरह से कुछ ही सेकंड्स में, सेकंड में नहीं, कुछ नैनो सेकंड्स में खत्म हो जाती है। ऐसी रिएक्शन की कहलाती है फास्ट रिएक्शन। इसके लिए टाइम भी दिया था, जैसे 10 की पावर 15 सेकेंड के आसपास, ठीक है। इतनी जल्दी ये रिएक्शन होती है कि हम इसको मेजर कर ही नहीं सकते, इसका रेट हम लोग निकाल ही नहीं सकते। इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो वेरी फास्ट रिएक्शन के अंदर आती है। एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कब देखने को मिलता है, जब हम लोग एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ये रिएक्शन देखिए, और इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ही फास्ट होती है, तो ये भी किसके अंदर आती है, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिनको होने में क्या लगते हैं, सालों लगते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल पता आप लोगों को, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल जो है वो होती है फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन बताते हैं एल्कोहल को बनाने के लिए, ज्यादातर जो होती है ये किसमें, बेवरेज इंडस्ट्री में यूज की जाती है। तो जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि जितनी पुरानी अल्कोहल होता है उसका अच्छा टेस्ट होता है। एक्चुअली होता ये है कि बैक्टीरिया जो होता है उसको फर्मेंट करते रहते हैं, और इसको होने में क्या लगते हैं, बहुत साल लगते हैं। पहले तो बहुत साल लगते हैं, और जितना तुम इसको लंबा जानोगे उसका टेस्ट क्या होता है उतना ही बेटर होता है। इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। कभी भी ना जो मेटल होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है, ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट से या शुगर से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। और ये जो होती है रिएक्शन कुछ बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को होने में कई साल लगते हैं, ठीक है। इसलिए ये भी किसके अंदर आता है, वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर। इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को अगर हम बिना कोट करे कुछ टाइम के लिए एयर की प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है, उस पर धीरे धीरे एक ऑक्साइड की लेयर बनने लगती है, जिसको हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। और वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इस प्रोसेस को भी कई साल लगते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि आयरन पे जैसे हमने बाहर रखा अगले दिन हमें जंग दिखना स्टार्ट हो जाता है, नहीं, इसमें काफी टाइम लगता है, कई साल लग जाते हैं। तो इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसका एग्जाम्पल है, वेरी स्लो रिएक्शन का, फर्मेंटेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड जो इसमें है, थर्ड जो है वो है मॉडरेट रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन, जैसे नाम से पता चल रहा है इसकी, ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा होने में एक नॉर्मल टाइम लगता है, एवरेज टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल। और होते किस पे है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। किस पे हो जाएंगे, एट रूम टेम्परेचर, यानी ज्यादातर जो होती है ये रूम टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनकी पहले रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑर्डर, रेट लॉ, और इसके बाद इनकी मैकेनिज्म भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो था इसका बेसिक इस चैप्टर का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक करेंगे, और आज की क्लास में पर्टिकुलरली हम लोग कौन से टॉपिक करेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है,
दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका रेट इक्वेशन। रेट की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, और इसका ग्राफ कि किस तरह से हम इसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। तीसरा हम जैसे पढ़ेंगे वो होगा रेट लॉ, और इसके अंदर एक और चीज आती है, उसको क्या बोल देते हैं, रेट कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम भी होता है वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ये 3 टॉपिक हम लोग आज की क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। बाकी चैप्टर होगा नेक्स्ट क्लास। हम लोग बात कर चुके हैं रेट जो होता है वो चेंज, कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ किसी भी चीज में, उसका रेट कहलाता है। तो रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम लोग एक रिएक्शन सपोज भी करें तो क्या होता है, रिएक्टेंट जो कि क्या होता है कुछ टाइम के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो यानी कितना चेंज आ रहा है किसमें, रिएक्टेंट में, और कितना प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका रेट कहलाएगा। लेकिन हम लोग किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को नापते किस चीज में, हम लोग उसको मेजर किसमें करते हैं। तो जनरली इसके लिए जो टर्म आता है वो आता है कंसंट्रेशन, ठीक है। यूजुअली हम लोग कंसंट्रेशन का यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को नापने के लिए। लेकिन जब हम लोग गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात करें तो उसके लिए जो टर्म आता है वो क्या आता है, प्रेशर आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रेशर टर्म यूज होता है गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, जबकि कंसंट्रेशन क्या होगा बाकी अदर केस में नहीं यूज करना है। तो अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालें इनके टर्म में तो क्या आएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, वो क्या कहलाएगा, उस रिएक्शन का रेट। अब हमें देखना ये है, हमने बोल तो दिया ये चीज, लेकिन कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, ठीक है। यानी हमारी जो डेफिनेशन बन रही है वो ये बन रही है, चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन बनी है ना। लेकिन कंसंट्रेशन किसका, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का या दोनों का, ठीक है, हमें ये देखना है। तो होता क्या है, जैसे जैसे रिएक्शन होती है जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो घटता जाएगा, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी तो एक्चुअली होता ये है कि हम लोगों को रिएक्टेंट को भी देखना है, प्रोडक्ट को भी देखना है, क्योंकि चेंज तो दोनों में आ रहा है। तो हम एक बारी में एक का देखते हैं। पहले हम बात करते हैं रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, पहला डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस तरह से डिक्रीज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा इंक्रीज किसका, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस तरह से इंक्रीज हो रहा है उस पर, इन दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बार में केवल एक पे करता है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर है कि इन दोनों पे डिपेंड करता है, किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड होता है, लेकिन किस पे, चेंज पे। यानी स्टार्टिंग में माना कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 था, किस पे, टाइम T1 पे, और प्रोडक्ट का क्या है, P1। ऐसी टाइम T2 पे रिएक्टेंट जो है वो केवल R2 बच गया, जबकि प्रोडक्ट क्या हो गया है, P2। तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर हमें चेंज निकालना होता है तो ये अगर हम डेल के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, डेल्टा या डी के फॉर्म में, ये डिपेंड किस पे करता है, ये होता है एवरेज के लिए, ये इंस्टेंट के लिए होता है, ठीक है। मतलब बहुत कम समय के लिए निकालना होगा तो हम ये यूज करेंगे, और अगर ज्यादा के लिए निकालना होगा तो ये वाला यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अगर हम बोले कि डेल्टा आर क्या होता है, फिर तो क्या हो जाएगा, फाइनल मतलब T2 पे जितना है माइनस T1 पे कितना है, क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। हम लोग जो ये ब्रैकेट लगाते हैं ये केवल मोलर कंसंट्रेशन टर्म के लिए होता है, वो डेल के लिए नहीं होता है, ठीक है, सॉरी डेल्टा के लिए नहीं होता है। इसी तरह से डेल्टा P क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, और इसी तरह से क्या होगा, डेल्टा T कितना होगा,
T2 माइनस T1। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन कैसे, अगर मैंने कहा रेट, तो रेट क्या होता है, रेट की जो जनरल डेफिनेशन है वो हो गई, क्या होगी, चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। यही होगा, कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है वही। लेकिन अगर मैं इसको रिएक्टेंट के टर्म में लिखूं तो क्या बनेगा ये, तो रिएक्टेंट के लिए बनेगा डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ये बनेगा। यानी रेट इक्वल्स टू क्या हो रहा है, डेल्टा आर अपॉन T2 माइनस T1, या इसको हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। इसको कई जगह पे अगर हम लोग इंस्टेंट के लिए यूज करेंगे तो इसको डेल बना देंगे, वरना इसको डेल्टा यूज किया जाता है। ये क्लियर बात। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, किस तरह से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये तो हुआ, मैंने बताया इस तरह से एवरेज के लिए यूज किया जाता है। अगर मेरे को इंस्टेंट रेट निकालना है किसी स्मॉल गैप के लिए, माना 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में इतने कम गैप के लिए निकालना है, उस केस में जो रेट हो जाएगा उसके लिए जाएगा डेल आर अपॉन डेल टी, या आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी। अभी बीच में इक्वल का साइन क्यों आया, क्योंकि रेट तो किसी भी रिएक्शन के लिए एक ही होगा, चाहे हम रिएक्टेंट के टर्म में निकालें चाहे हम प्रोडक्ट के टर्म में निकालें। क्लियर बात। तो जो रेट होगा वो इस तरह से आएगा। आगे हमारे पास रेट के लिए फॉर्मूला आ गया था। रेट के लिए जो फॉर्मूला आया वो किसके टर्म में आया है, दोनों के। पर जो रिएक्टेंट वाला पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस में आता है। तो हम लोग ने देखा भी था कि जो आर होता है, डेल्टा आर, किस पे डिपेंड करता है, R2 माइनस किस पे, R1 पे। और हम जानते हैं कि R जो होता है टाइम के साथ, क्योंकि कंसंट्रेशन घट रहा है तो R2 छोटा हुआ है, इसलिए ये टर्म हमेशा नेगेटिव होती है। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अगर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हम लोग उसको रिएक्टेंट की टर्म में निकालेंगे तो नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट की टर्म में निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला मिल चुका है। तो रेट का हमारे पास फॉर्मूला आया था चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से अगर हमें तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेट का हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है मोल पर लीटर, और टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, मोल पर लीटर सेकेंड। ये फॉर्मूला आ गया किसका, रेट का। लेकिन ये रेट का तब आएगा जब हम लोग रेट को कंसंट्रेशन के टर्म में देखते हैं। लेकिन अगर हम रेट को प्रेशर के टर्म में देखते हैं तो यही मोल पर लीटर किस में बदल जाता, एटमॉस्फेयर में बदल जाता, क्योंकि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, जनरल यूनिट यही लेते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक। तो सेकेंड यानी क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन सेकेंड, ये हो जाता। ये कब के लिए, गैसेस मॉलिक्यूल के लिए, जब गैसेस मॉलिक्यूल बहुत रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। लेकिन अदर फॉर्म में हम लोग क्या लेते हैं, मोल पर लीटर सेकेंड। क्लियर हुआ। अब हम लोग जो अगला करने वाले हैं ये है रेट लॉ, और इसी के अंदर हम लोग ये भी करेंगे रेट कांस्टेंट। ये हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल जो रिएक्शन है वो यही होती है कि रिएक्टेंट से क्या होता है, हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तो हम लोगों ने अभी बात की जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है,
किस पे डिपेंड करता है, दोनों की कंसेंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे भी, प्रोडक्ट की भी, लेकिन डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन रेट लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, और अगर उसके आगे कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो वो क्या हो जाता है, उसके पावर में बन जाएगा। तो अभी तक तो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि जो रेट होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके कंसेंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट की। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है आर, वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है उसके कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। और अगर उसके आगे से कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो तो उसकी पावर में चला जाएगा। यानी अगर ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती NaP, तो रेट क्या हो जाएगा उस केस में, A की पावर n। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो जब ये प्रोपोर्शन हटता है तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या बताता है, इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं जनरली। लेकिन रिएक्शन में, केमिकल काइनेटिक्स में जब रेट डिफाइन होता है तो रेट के साथ जो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनैलिटी, उसको क्या बोल देते हैं, रेट कांस्टेंट। इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुई बात। तो ये जो K है ये क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, या इसी को किसके नाम से जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये है रेट लॉ। रेट लॉ केवल इतना कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, उसमें अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहा है तो वो पावर में जाता है, दैट्स इट। लेकिन अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन दे रखा है रिएक्टेंट का वो क्या हो, यूनिट के बराबर हो, यानी 1 के बराबर हो, तो ये पूरा का पूरा जो होगा 1 हो जाएगा। उस केस में रेट जो होगा वो K के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से डेफिनेशन क्या बन के आती है, तो यहां से डेफिनेशन क्या बन के आती है, इफ द कंसेंट्रेशन, ठीक है, द रेट, तो ये कब होगा, जब हमारे पास रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन यूनिट यानी 1 दे रखा होगा। उस केस में किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। यानी द रेट ऑफ, या रेट कांस्टेंट लिख देते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ दैट रिएक्शन कब, इफ कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन 1 के बराबर, यानी इफ concentration of reactant is, ये is कई बार R में हो सकता है, कई बार रिएक्टेंट एक से ज्यादा होता है। if concentration of reactant is unity, उस केस में रिएक्शन का रेट जो होगा उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम लोग रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ से, तो K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K इक्वल्स टू जाएगा R अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। और हम लोग देख चुके हैं कि R का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर सेकेंड, और A क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल, यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, ये n क्या है, n जो है नंबर ऑफ क्या दिखा रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखा रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट के कितने नंबर है। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, उसी के हिसाब से K का क्या आता है, फॉर्मूला आता है, किसके हिसाब से, n के हिसाब से। अगर n 0 हुआ, जैसे n क्या हुआ 0, तो K इक्वल्स टू क्या आएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो K का यूनिट क्या जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड। ऐसे अगर 1 हुआ तो अगर n इक्वल्स टू क्या होगा 1, उस केस में क्या होगा, मोल और लीटर होगा। ठीक है, मोल से मोल कट जाएगा, लीटर से लीटर, तो वो क्या जाएगा, K
सेकेंड इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से के का जो यूनिट होता है वो डिपेंड करता है एन पे, उसके हिसाब से के का अलग अलग यूनिट होता जाता है। तो ये आज की क्लास के लिए, बाकी हम लोग ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।